आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। छात्रों को सेंटर पहुंचने में परेशानी ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 45 मिनट तक दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रुके रहे। यह सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए, लर्न करने के लिए कि नेशनलिज्म को किस तरह प्रमोट करते हैं, अपनी कौम को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसकी करेंसी को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसके डायस्पोरा को। मैंने तो अब इसको डायस्पोरा भी करना छोड़ दिया है, इस्तेमाल करना टेक्नोक्रेट्स, क्योंकि अगले पढ़ा पढ़ा के बाहर भेज रही है, जूते मार मार के निकाल नहीं। उनके यहाँ जो सिस्टम चल रहा है कि मोदी जो है लोगों के दिलों में रहते हैं। बच्चों को कोई परेशानी ना हो एयरपोर्ट से लेकर रास्तों तक रूट डाइवर्जन में, इसलिए प्रधानमंत्री ने 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर वेट किया, इंतजार किया। आप पढ़े ना पढ़े, दुनिया के पॉलिटिकल साइंस के जो इंस्टीट्यूट होंगे वहां पे पढ़ाया जाएगा कि हाउ एक बंदा उठा, नेशनलिज्म को लेके आया। पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और मेरा ख्याल है कि सीखना भी चाहिए। सबसे पहले मोदी जिंदाबाद। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर वो किक बैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किक बैक पे नजर आए उनकी। You have to give Mr. मोदी क्रेडिट कि उनकी जो पेट्रियटिज्म है वो पहले आती है, ताल्लुकात बाद में आते हैं। बड़े इकट्ठे बैठते हैं, उसमें हर दफा प्राइम मिनिस्टर मोदी इनवाइटेड होते हैं, वो कनाडा में हो, वो इटली में हो, वो फ्रांस में हो, साउथ अफ्रीका में हो या किसी और जगह पर हो। क्यों? आखिर कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से वो बुलाए जाते हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं होते। कि मोदी जी के कारनामा के उन्होंने जो भारतीय हैं हिंदुओं को स्टेरॉइड्स पे कर दिया है। ये कारनामा सबसे बड़ा मोदी जी का है कि भारत को उन्होंने स्टेरॉइड्स के टीके लगा दिए जो कि कोई नहीं लगा सका। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी, नाकाम हुआ। अरब स्प्रिंग उठी थी, नाकाम हो गई। ब्रेक्सिट हुआ था, नाकाम हो गई। लेकिन मोदी जी की ये चीजें आप कहे ना कहे, इस पे पीएचडी के मकाले लिखे जाएंगे। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद मांगने आया है, मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है। आजाद कश्मीर के लोगों की तहरीक का आज 17वां दिन है, ताजा तरीन मनाजर हैं, ये देखिए। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, कंपेयर करें ना इसको, आने वाले दिनों में शायद कोई इस तरह का इंसान आ जाए जो कहे कि जी मैंने मोदी जी को कम्पीट करना है, मैं मोदी जी इसको स्टडी करूंगा। लेकिन क्या हम डिजर्व करते हैं G7 कर्जे लेना? मतलब कोई भी फोरम ऐसा नहीं है जहां पे इंडिया ना हो। G7 का वो मेंबर नहीं है। कभी जो बाइडेन होते हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप होते हैं, लेकिन एक बंदा कांस्टेंट है, वो है प्राइम मिनिस्टर। आरजू, बल्कि उससे भी ज्यादा डिटेल में जाना चाहूंगा, क्योंकि मेरी हमेशा ये ख्वाहिश ये होती है कि देखो मोदी साहब क्या कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर वो किक बैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किक बैक पे नजर आए उनकी। यह सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए, लर्न करने के लिए कि नेशनलिज्म को किस तरह प्रमोट करते हैं, अपनी कौम को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसकी करेंसी को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसके डायस्पोरा को। मैंने तो अब इसको डायस्पोरा भी करना छोड़ दिया है, इस्तेमाल करना टेक्नोक्रेट्स, क्योंकि अगले पढ़ा पढ़ा के बाहर भेज रहे हैं, जूते मार मार के निकाल नहीं रहे हैं, पढ़ा पढ़ा के भेज रहे हैं। इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा दुनिया के लिए वेपन जिस वक्त है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इस वक्त वो सब चढ़ के बोल रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ये पूरी दुनिया के लिए लेसन है, बिलखसूस डेवलपिंग कंट्री जो तरक्की करने की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जो ख्वाहिश ही नहीं रखते ना, जिस कंट्री में आप बैठी हैं, आपकी तरक्की की ख्वाहिश नहीं है। आपकी तरक्की की ख्वाहिश सिर्फ 5000 लोगों को है जिनके हाथ में डंडा है और आपको मार रहे हैं, उन सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से बाहर तरक्की कर रहे हैं। वो जहां जाते हैं, आपका सी पैक, मैं आज से पहले आज आपकी सियासत डिस्कस करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा। अभी किसी ने कहा जी कि नून मुस्लिम लीग में से नून निकल गई है, अब मीम आ गई है मरियम नवाज। तो उनके कारनामे, वो जो एक एंकर थे वो गिनवा रहे थे, जिसमें कोई भी कारनामा उनका अपना नहीं था। उन्होंने कहा जी इन्होंने हाईवेज बनाई, मोटरवेज। भाई कोरिया ने बनाई थी, दिमाग खराब है आपका? कोरिया से किकबैक्स लिए थे आपने? हाँ, सी पैक बनाई, उस पर भी किकबैक लिए आपने। कहते जी नवाज शरीफ साहब ने एटम बम बना दिया, वो आपको किसने कहा? वो भी चाइना देके गया आपको। पाकिस्तान में ढंग की साइकिल नहीं बना सकते, आप कहते हैं आपने एटम बम बना लिए। सर, उससे भी बड़ी कॉमेडी जो इनके लोगों ने की, वो डॉक्टर अफनान जो उनके सेनेटर भी हैं, उनका कहना जी नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टरशिप को लात मार दी। तो ठीक है, मारे टांगे मारे, लात छुटे मारे, जो मर्जी करें, भाई बादशाह है वो। पंजाबी में कहते हैं जी जंगल का बादशाह, अंडे दे बच्चे दे, जो मर्जी करे कर सकता है। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, कंपेयर करें ना इसको, आने वाले दिनों में
शायद कोई इस तरह का इंसान आ जाए जो कहे कि जी मैंने मोदी जी को कम्पीट करना है, मैं मोदी जी को स्टडी करूंगा। आप पढ़े ना पढ़े, दुनिया के पॉलिटिकल साइंस के जो इंस्टीट्यूट होंगे वहां पे पढ़ाया जाएगा कि हाउ एक बंदा उठा, नेशनलिज्म को लेके आया। मैं अक्सर यहां पे लफ्ज इस्तेमाल करता था कि मोदी जी के कारनामा कि उन्होंने जो भारतीय हैं हिंदुओं को स्टेरॉइड्स पे कर दिया है। ये कारनामा सबसे बड़ा मोदी जी का है कि भारत को उन्होंने स्टेरॉइड्स के टीके लगा दिए जो कि कोई नहीं लगा सका। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी, नाकाम हुआ। अरब स्प्रिंग उठी थी, नाकाम हो गई। ब्रेक्सिट हुआ था, नाकाम हुआ। लेकिन मोदी जी की ये चीजें आप कहें ना कहें, इस पे पीएचडी के मकाले लिखे जाएंगे और होना चाहिए। देखिए, एक चाय बेचने वाले का बच्चा है, उसकी बीवी का नाम पता है किसी को? आज उसकी बीवी है जो उसकी नहीं उसकी चल सकी सारी, लेकिन किसी को पता है वो का? मोदी जी के भाई का नाम पता है किसी को? आज पाकिस्तान में मैं पूछना चाहूंगा, ये जो लौंडा लपाड़ा इस वक्त जो कहता है कि हमने जिहाद करना है, हमने गाजा को आजाद कराना है, इसे पूछे मोदी जी के भाई का पता है किसी को? मैंने कहा आर्मी चीफ का नाम नहीं पता होता इंडिया में तो किसी को, हमारे यहाँ सबको पता है, बच्चे। ये मैं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं? मेरे जैसे लोग, जिन लोगों को आपने रिजेक्ट करके बाहर भेजा है, आज भी जख्मी है, तड़प रहे हैं आपके दर्द के लिए, लेकिन आपको खुद ही दर्द नहीं है। आपको खुद ही दर्द नहीं है। आज मैं वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो अपने कपड़ों को आग लगा के जश्न मना रहा है। आग में आज लिपटा पड़ा है। मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा आपके इस प्रोग्राम के वसातत से। ये आप 7 फरवरी को बेटर ऑफ थे या आज बेटर ऑफ है? आज आप जल रहे हैं, आग में जल रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा किस तरह जल रहे हैं। जिस इंसान को सबसे बड़ा मैंडेट दिया गया है अकॉर्डिंग टू आपकी प्रेस और सारा कुछ, मेरा मुर्शद, जिसने 3.5 साल एक एटॉमिक पावर को जिनों के जोर पे चलाया, जिन चलाते रहे, तावीज चलाते रहे, उसकी बात सुने जरा। उसका जब दरबार सजा है इलेक्शन के बाद, दरबार में आए वकला, आए सारे पेश हुए दरबार, उसने फ्रूट और योगर्ट के साथ नाश्ता करके जब दरबार में बैठा तो उसने कहा जाओ, किसी सियासी पार्टी से तुमने बात नहीं करनी, सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल रिलीजियस पार्टीज के साथ बात करो। वो पार्टी कौन है? जमात इस्लामी से बात करो, टीएलपी से बात करो, वो MWM से बात करो। उसने रेडिकलाइजेशन का मैसेज बाहर भेजा। उसने कहा जला के भस्म कर देंगे। ये मैसेज बाहर है, ये मैसेज बाहर है कि उस बंदे ने एक चीज उसको आज बावर हो चुकी है। मैं जो अगली बात बताने चाहूंगा, ये आपको आपके ये लौंडा लपाड़ा बैठा इनको चाहिए लिख लेंगे। उस बंदे को एक यकीन हो चुका है कि परफॉर्मेंस बेस लोग पे वोट नहीं देते, बयानिया के बेस पे वोट देते हैं। अब वो क्या है? जिस तरीके से उसने जलील किया पंजाब को मौसम अपने उस्मान बुजदार के जरिए, लोग भूल चुके हैं, लोग फराह गोगी को भूल चुके हैं। आज उनको याद क्या है? अमेरिका की साजिश याद है। आज उनको याद है कि फौज के खिलाफ वोट डालता है। आज उनको इस्लामिक टच याद है। आज वो डेस्टिनेशन, मैं बताना चाहूंगा दुख के साथ, आरजू दुख है मेरा, ये मेरा जख्म है कि आज जिस बंदे को सबसे ज्यादा मैंडेट दिया गया है वो कहता है मेरी डेस्टिनेशन तालिबान है। ये मेरा दुख है यार। वाशिंगटन डीसी जिसके अपने दोनों बच्चे कासम और सलमान लंदन में बैठे कंप्यूटर और मैथ पढ़ रहे हैं, और वो बंदा कहता है मेरे मुल्क को, मेरी मां को घसीट के कहता है इसको कंधार ले जाए। वाह वाह। मैं आज बहुत जख्मी हूं, पहले भी जख्मी होकर निकला था 36 साल पहले, आज फिर जख्मी हूं कि आप आगे जाने की बजाय आज 10 साल पीछे जा चुके। ये मेरी सदम है। देखे अब आगे इसमें, अच्छा मैं सारे ड्रामे के अंदर किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। आज भी जो आग जली है, जल रही है, मैं आर्मी चीफ को ब्लेम करूंगा जिन्होंने जो एक पाकिस्तान के अंदर एक जेल भी नहीं सही तरीके से मैनेज कर पाए, जो जेल के अंदर से प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, दरबार सज रहे हैं वहां, तो कंट्री किस तरह आगे चले? कंट्री चलने की सलाहियत ही नहीं रखता। आज मैं जब एक और अगली बात बताना चाहूंगा, आज तो दुख के साथ, मेरे मुर्शिद पाक जो कि मुस्तकबिल के अगले गवर्नर जनरल वही बनेंगे, उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि अली अमीन गंडापुर को ले आके आया जाए और उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। अब उसकी बात बताना चाहता हूं कि उसका नाम कहां से आया होगा। अली का नाम एन से शुरू होता है, उस्मान बुजदार का नाम एन से शुरू होता है, इमरान खान का नाम एन से शुरू होता है। ये फिर जिन्नात की स्टोरी आ गई। फिर मुत्तहिदा जो मुस्लिमीन है, उनका नाम भी जिन्होंने निकाला है, वो भी मेरी जो पिंकी पीरनी है, उन्होंने फरमाया है कि यही लोग हैं जो हमें आगे गजवा हिंद की तरफ लेकर जाए। चले देखें, आरजू जो ख्वाहिश की जाती है, कहते सोच के ख्वाहिश करनी चाहिए, कई दफा पूरी हो जाती। मेरा ख्याल है कि जिस तरह मैं हमेशा ये कहता था, यहाँ के जो अमेरिका में लोग हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में हैं, बॉर्डर खोल दिए हैं उन्होंने। बिल्कुल उन्होंने कहा जो मर्जी आए, जो मर्जी करे। पुलिस को उन्होंने कहा कि आप घर चले जाएं, छोड़ दें इनको, अब ड्रग डीलर, जराइम पेशा लोग इसको मैनेज करेंगे, और वो हो रहा है। इसको कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड। $93 बिलियन का कल यहाँ पे कांग्रेस ने बिल पेश कर दिया है
कि हम यूक्रेन की जंग और गाजा की जंग के लिए इसराइल को हम $93 बिलियन देंगे। यहाँ पे पिछले 25 साल से एक नया एयरपोर्ट, नई हाईवे नहीं बनी। कल मैंने ट्वीट किया है कि कल अमेरिका के अंदर फिर दोबारा अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जीत हुई है कल, और इसी तरीके से आपका भी। जिस बंदे को सबसे बड़ा मैंडेट जिसके हवाले किया गया है, उसने कल ऐलान कर दिया है कि वी विल बिकम रेडिकल। हम आगे जाने की बजाय हम पीछे जाएंगे। हम मैथ, साइंस, इंग्लिश के साथ हम नहीं चलेंगे आगे। हमें 6वीं सदी का इस्लाम चाहिए, खुलफाए राशिदीन का दौर चाहिए। हम गधों पे घूमे फिरेंगे। डेस्टिनेशन कंधार, सोमालिया, कांगो, यमन, ये आपका मुस्तकबिल है और आपको मुबारक हो। मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं 36 साल हो गए मुझे अमेरिका में आए हुए, किसी दिन मेरा दिल ये कहे कि यार तूने गलती की थी अमेरिका आके। शायद मेरी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आए कि मुझे एहसास हो कि मैंने अमेरिका आके गलती की। लोग कर रहे हैं, भारतीय वापस जा रहे हैं, कनाडा से जाना शुरू हो चुके हैं, बड़ी जगह से जा रहे हैं। काश, मेरा लगता है ये कहते कि ऐसी ख्वाहिश भी, कि हर ख्वाहिश दम निकले। मेरी ख्वाहिश मेरा ख्याल है ये अंदर ही रहेगी। ये ख्वाहिश मेरी जिंदगी में पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी मौजूद नहीं है। आपने पाकिस्तान की बुनियाद ही नहीं रखी। 14 अगस्त 1947 को आपने अपने साथ और लोगों के साथ एक धोखा किया कि पाकिस्तान में इस वक्त एक भी यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। वो क्यों? वो कहते हैं यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर होती है, वहां से नए आइडियाज प्रमोट होते हैं, वहां पे रिसर्च की जाती है। एमफिल पीएचडी का नाम रिसर्च है। पाकिस्तान में एक भी मौजूद नहीं है क्योंकि किसी रिसर्च हो ही नहीं थी। आपने अकल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। आप कहते हैं उर्दू सिखाएं, फारसी पढ़ाएं, अरबी पढ़ाएं। मैंने आपको बताया था कि आपको दिन में 3 मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। 3 मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं, आप कहते हैं हम अरब हैं, हम शाह फैसल के रिश्तेदार हैं, प्रेरणा फैसल है। दोपहर होती है, बच्चे का नाम आप उसामा रख देते हैं, कहते नहीं हम तो भाई आप उसी वक्त गजनवी के रिश्तेदार बन जाते हैं, आप अब्दाली के फुफड़ बन जाते हैं। शाम होती है, 2 ड्रिंक लेते हैं, कहते हैं नहीं आज हम सरदार हैं, हम पंजाबी हैं। दिन में 3 मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस है आरजू, बहुत ज्यादा है। इंसान को पता ही ना हो कि हम क्या है, हम क्या है, हम कहाँ जाना है, हम तो कहाँ पहुंचेंगे। सर हमें सब पता है, हम सिर्फ मानते नहीं है कि हम क्या हैं, सिर्फ हम मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सर दोबारा अगर हम मोदी जी की बात करें, जितना वेस्ट है अब सिर्फ ड्रामे के अलावा कुछ नहीं करने की सलाहियत रखता। ये सिर्फ और सिर्फ एक खबर बनाने की ख्वाहिश होती है इनकी कि दुनिया को बता सकें कि देखें हम वी आर स्टिल स्ट्रांग। हालांकि खुद क्या कर रहे हैं जरा वो भी जरा गौर फरमाएं। खुद ही सारा यूरोप इस वक्त रशिया का तेल इस्तेमाल कर रहा है। वो कहां से तेल पहले भारत आता है, वहां से रिफाइन होता है, रिफाइन होकर यूरोप जाता है, बल्कि अमेरिका तक आ रहा है। ये इनके अंदर के हालात, लाचार हैं, बीमार हैं और लीडरलेस है क्योंकि इनके बच्चे पढ़ने से इनकारी करते हैं इस वक्त। उनको वो मैथ और साइंस से दूर भागना चाहते हैं, इनोवेशन से दूर भागना चाहते हैं। अपने दादे की इन्वेंशन के ऊपर अब आप बैट नहीं कर सकते। आपके दादे 18वीं सदी में चीजें इन्वेंट करते रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था यूरोप का, आप उसके ऊपर आप इतना ज्यादा 250 साल हो चुके हैं, उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे। ये अमेरिका के हालात भी यही है। एटम बम इन्होंने यूज किया था जापान के ऊपर, उसकी अब लोग उससे जब लेकिन उसको डिफ्यूज कर दिया जब अफगानिस्तान रात के अंधेरे में भागे थे तो अपने कपड़े भी वहीं छोड़ गए थे। अब वो कपड़े उतर चुके हैं। अब दुनिया इनसे ना डरती है। वो जो सेकंड वर्ल्ड वार में जो बम फेंका था उसकी दहशत जो है वो बड़ा अरसा रही है दुनिया पे। इनकी फॉरेन पॉलिसी ठीक चलती रही है, लोग डरते थे। जहां भी अमेरिकन एम्बेसडर जाता था वो एज ए वॉइस रह जाता था। लेकिन अब कई मुल्क जो है, जिस तरह सऊदी अरेबिया चाइना जा चुका है, ईरान चाइना जा चुका है, दूसरे मुमालिक रशिया के साथ, और खासकर भारत के अंदर जो सबसे बड़ी लफ्ज उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और जिस तरीके से वो अपने पैसे को, अकल को इस्तेमाल कर रहे हैं, वेस्ट को इससे सीखना होगा। नहीं सीखेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस विल बी देयर ऑन देयर ओन विल बी देयर ओन रिस्पांसिबिलिटी। और दूसरा इसमें आजू जो बातें करने वाली है कि इसमें ये आखिरी ट्रिप था, इलेक्शन मोड है इस वक्त। आज इंडोनेशिया के अंदर इलेक्शन हुआ है, सीखना होगा, देखना चाहिए। लोग देख रहे होंगे, कुछ जो अकलमंद है वो तो देख रहे होंगे। बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ है, 80% के करीब उनकी टर्नओवर है, वो जो लोग आए हैं वहां पे वोट डालने के लिए। आपके अंदर जो दुख के साथ कहूंगा, जो इलेक्शन बंदा हारा है वो कहता है धांधली। बिल्कुल जो इलेक्शन हारा है उसने करी धांधली, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं। उसके बाद जिस तरह कहा है कि जो बंदा जिसको मैंडेट कौम ने दिया है वो तसादम पे बिलीव करता है, वो रेडिकलाइजेशन पे बिलीव करता है। इसलिए मैं आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि 0 है। जो सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, ये जॉर्जिया ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा, तो मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। खैर कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसने पहले ये मुल्क महंगाई का शिकार है, बेरोजगारी का शिकार है कि, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जब विजिट पे गए थे तो वहाँ अपने साथ वो जो टॉफीज होती हैं वहाँ की कोई इंडियन वो लेके गए थे। मेरे ख्याल में आई थिंक सो, अगर मतलब रियलिस्टिक बात करें, मैं कोई इंडिया से नहीं हूँ और इंडिया के 140 करोड़ लोग वहाँ पे रहते हैं और वो चुनते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को चुने या कांग्रेस से किसी को चुने या किसी और पार्टी से, ये उनका अपना मामला है। लेकिन अगर जर्नली व्यू हम डालते हैं, अब यकीन करें कि मैं वैसे ही मतलब जब बैठा होता हूँ तो कुछ ना कुछ मैं लिख कर होता हूँ, तो
मेरे पास मतलब ये नोट्स, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें मेरे टेबल पे आपको मिलेंगी। मैं ये सोच रहा था कि कहा जाता है कि इंडिया बड़ा आइसोलेट है दुनिया में, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई उसके बाद। अच्छा ठीक है, हम 1% ये बात मैं मान लेता हूँ। अब G7 समिट में, G20 समिट में, SCO में, मतलब कोई भी फोरम ऐसा नहीं है जहाँ पे इंडिया ना हो। G7 का वो मेंबर नहीं है। G7 यानी ये G8 कंट्रीज थी जिसमें रशिया शामिल था। रशिया को एक्सक्लूड किया गया बाय द US, और उसकी मतलब जगह आप कह सकते हैं कि इंडिया इज देयर। अच्छा, ऐसे मौकों पर मैं कहता हूँ चले ठीक है जी, बड़ा आइसोलेट है इंडिया। ऐसी जगहों पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्यों नहीं है? एक बात सोचने वाली है ना। मतलब ठीक है, हम ये बात मान लेते हैं कि इंडिया बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ इनवाइट क्यों नहीं है? शर्म शेख में जब ये बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था इजराइल और गजा के हवाले से, जो गजा पीस फोर्स बनाई जा रही थी, और पता नहीं कोई जो है वो जिसे कहते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन टाइप उसको बनाया जा रहा था उस वक्त शर्म शेख में, इजिप्ट में। तो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ और इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे नहीं गए। शायद डॉक्टर जयशंकर को उन्होंने वहाँ पे भेजा था, या पता नहीं, वो भी नहीं गए, मुझे सही तरह याद नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। बाकी फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, जर्मन, इटालियन, जॉर्जिया थी, यूके के स्टॉमर थे, और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे लोग थे। मिडिल ईस्ट के बहुत बड़े बड़े नाम वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो नहीं थे। अब G7 एक बहुत बड़ा फोरम है। जो अथॉरिटी बनाई गई थी, गजा अथॉरिटी बनाई गई थी, उसका क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं। लेकिन G7 जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो दुनिया के 7 बड़े ममालिक, जो 7 बड़े इकट्ठे बैठते हैं, उसमें हर दफ़ा प्राइम मिनिस्टर मोदी इनवाइटेड होते हैं। वो कनाडा में हो, वो इटली में हो, वो फ्रांस में हो, साउथ अफ्रीका में हो, या किसी और जगह पर हो। क्यों? आखिर कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से वो बुलाए जाते हैं, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं होते। इस दफा जो मतलब जिसे कहते हैं कि G7 समिट में, क्योंकि बहुत इंतजार था, 485 दिनों के बाद एक दूसरे का आमना सामना किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, यहाँ पर जो हाथ बिल्कुल मिलाया उन्होंने, उसकी फुटेजेस आई है प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी पढ़ी, ब्लूमबर्ग ने भी उसी तरह की मतलब मिलती जुलती स्टोरी है कि क्या इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें वो गर्मजोशी तो इस वक्त नहीं है, लेकिन क्या इस मुलाकात के बाद वो आ सकती है, वो रिवाइव हो सकती है या नहीं हो सकती, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। अच्छा, इसी दौरान मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि इंडियन जो सेलर्स के ऊपर अटैक हुआ था, मतलब वो जिस शिप में ड्यूटी पर थे, उसके बाद ये एक बड़ी एक यकीनी तौर ये चीज़ थी कि ऐसा मतलब कुछ हमें मिल सकता है। लेकिन मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बोला था कि भाई क्या जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, जैसा कि उनका एक स्टाइल है कि जी बड़ी जप्पी लगाकर, और वो मैक्रोन को भी जप्पी लगाते हैं, वो स्टॉमर को भी लगाते हैं, वो जो मिडल ईस्ट के लीडर्स हैं, मोहम्मद बिन सलमान हैं, शेख ज़ैद अल नहयान साहब हैं, या सानी साहब हैं कतर के, या सबा साहब हैं, या फिर आप अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन की बात करें, इन सब के साथ वो बड़ा जिसे कहते हैं कि यूं जप्पी डालकर और वो क्या करते हैं, वो मिलते हैं। यहाँ पर इन्होंने वो चीज़ नहीं की। इसका मतलब ये है कि एक तो बहुत अरसे के बाद, यानी ऑलमोस्ट कोई 1.5 साल के बाद कोई ये मुलाकात हो रही है, फिर उसके बावजूद वो गर्मजोशी नजर नहीं आई। लेकिन देखें, मैं एक बात करूँगा, अमेरिका क्या करता है, इंडिया उसको जवाब देता है। जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पीएम मोदी जो हैं उन्होंने भाई मतलब कि 45 मिनट वेट किया भाई साहब, क्या बोलते हैं, नीट के जो मतलब कि एस्पिरेंट्स हैं ना, मतलब कि जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके लिए, मतलब कि उनका जो मतलब कि आने का रूट है, रोड है, जो मतलब कि डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि भाई साहब पीएम मतलब कि किसी पीएम का मतलब कि काफ़िला होता है, मतलब किसी भी देश का काफ़िला होता है, तो भाई वो मतलब कि बहुत सारी गाड़ियाँ होती है साथ में, और भाई साहब मतलब कि पूरा काफ़िला वगैरह होता है, तो उस वजह से मतलब कि पूरी मतलब रोड जाम ना की जाए, इस वजह से पीएम मोदी ने 45 मिनट वेट किया है भाई एयरपोर्ट पर। ये कितनी बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भाई अपने भारत के स्टूडेंट्स के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मतलब कि हमने 45 मिनट भी ऐसे वेस्ट कर दिए, मतलब कि भाई साहब उनके मतलब इंतज़ार करने के लिए कि भाई साहब पहले एक बार मतलब कि एस्पिरेंट सारे निकल जाएं, अपने एग्ज़ाम सेंटर्स में पहुंच जाएं, अपना एग्ज़ाम लिख दें, ठीक है भाई, एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाओ, उसके बाद मैं निकल सकता, मेरा काफ़िला निकल सकता है। तो भाई पीएम मोदी भाई साहब हमेशा मतलब कि ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे भाई मतलब कि भारतीयों का मतलब कि सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, और हमें गर्व होता है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री मतलब कि हमारे लिए इतना सोचते हैं, ठीक है।
क्या बोलते हैं दी फर्स्ट पोस्ट मतलब कि इसकी स्टोरी है, इसमें लिखा पड़ा है पीएम मोदी वेट्स 45 मिनट्स एट दिल्ली एयरपोर्ट टू अवॉइड डिस्टर्बिंग नीट एस्पिरेंट्स। ठीक है। Prime Minister Narendra Modi reportedly remained at Delhi airport for 45 minutes, landing from Kolkata to ensure his security and convoy did not disrupt traffic for NEET aspirants as the NTA simulated। ठीक है। ओके। Prime Minister Narendra Modi delayed his departure from Delhi airport by 45 minutes on Sunday afternoon to ensure that his VVIP security convoy would not disrupt traffic for medical aspirants racing against the clock। ठीक है। The PM's flight landing in the capital from Kolkata at 1:15 p.m. with the critical candidate entry deadline set for 1:30 p.m. and the exam scheduled to begin 2 p.m. PM Modi chose to wait inside at airport lounge until after the doors had closed and the test had ऑफिशियली कमेंस्ड। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मतलब कि 45 मिनट वेट किया कि मतलब कि उनका वीवीआईपी जो सिक्योरिटी कॉन्वॉय है मतलब कि डिस्टर्ब ना करे जो ट्रैफिक मतलब कि ट्रैफिक को। ठीक है। और मेडिकल एस्पिरेंट जो हैं मतलब कि भाई साहब ठीक है मेडिकल एक्सपीरियंस जो हैं मतलब कि जिनको दिक्कत है वो उनको देरी ना हो। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोलकाता से भाई साहब कोलकाता में क्यों गए थे मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था। कोलकाता में भाई साहब उन्होंने तीन वॉरशिप्स को मतलब कि भाई साहब कमीशन कर दिया है। भाई साहब कितनी बड़ी बात है। आपने वो अगर वीडियो नहीं देखी है तो मतलब कि मेरे चैनल पे जाके और मतलब कि लास्ट वीडियो ही है जो मतलब डाली है मैंने कल ही डाली है। ठीक है। तो वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है। तो भाई हम इस चीज़ पे थे कि कोलकाता वहाँ पे गए थे। कोलकाता से फ़्लाइट लैंड हुई है कैपिटल में दिल्ली कैपिटल में। ठीक है। जो क्रिटिकल कैंडिडेट हैं मतलब क्रिटिकल कैंडिडेट एंट्री डेडलाइन है 1:30 बजे की। ठीक है। एंड दी एग्ज़ाम शेड्यूल टू बिगेन है 2 बजे का मतलब कि 1:30 बजे उनकी एंट्री हो जानी चाहिए और 2 बजे एग्ज़ाम उनको शुरू था। पीएम मोदी चूज टू वेट इनसाइड द एयरपोर्ट लॉन्च अंटिल आफ्टर द डोर हैड क्लोज्ड एंड द टेस्ट हैड ऑफिशियली कमेंस्ड मतलब कि ठीक है। उसके बाद में यूनियन मिनिस्टर शकुंतला मजूमदार loaded the gesture on social media, stated for PM Narendra Modi power means responsibility, choosing to wait at the airport so NEET aspirants could travel smoothly reflects a leadership style that puts citizens first। ठीक है। जो यूनियन मिनिस्टर है शकुंतला उन्होंने मतलब कि भाई साहब मतलब कि अच्छा जेस्चर मतलब कि बताया है सोशल मीडिया पर और पीएम मोदी ने मतलब अपने पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब कि भरपूर अंदाज से मतलब कि भाई साहब उसको दर्शाया है। ठीक है। भाई साहब नीट एस्पिरेंट्स के लिए और मतलब कि जो भाई साहब अभी जो नीट का जो एग्ज़ाम लीक हुए थे भाई साहब वो मतलब कि भाई बहुत बुरी खबर थी भाई। जो कोई भी सरकार हो भाई साहब इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि भाई गलती हुई थी और चूक हुई थी और ये गलती भाई साहब कितने लोगों की जान ले सकती है भाई। कितने लोग मतलब कि कितने स्टूडेंट्स हैं मतलब कि भाई साहब जान जा सकती है उनकी और भाई क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा भाई पढ़ाई करते हैं मेहनत करते हैं उनकी एनर्जी और टाइम और मेहनत भाई साहब वेस्ट नहीं जानी चाहिए। इस वजह से भाई साहब क्या बोलते हैं भारत सरकार ने भाई साहब क्या बोलते हैं इंडियन आर्मी को भी मतलब कि इस चीज़ में लगा दिया है और भाई मतलब कि भाई अगर भाई क्योंकि भाई देखो देश में गद्दार कुछ हैं जो कि भाई साहब वो नहीं चाहते वो सिर्फ उनको पैसे कमाने से मतलब है। वो नहीं चाहते कि भाई साहब भारत के अंदर मतलब कि भाई क्या बोलते हैं अच्छी सिक्योरिटी वगैरह प्रदान हो और भाई भारत का नाम बने। ठीक है। भाई साहब वो उनको बस सिर्फ पैसे मतलब भरने से मतलब होता है तो भाई उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते वो तो हर देश के अंदर होते हैं। लेकिन भाई हमें मतलब कि भाई साहब ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे यूपीएससी के नीट के ठीक है तो भाई ये सब चीज़ों पे मतलब कि भाई हमें पैसा और खर्च करने की ज़रूरत है और भाई साहब और भी एडवांस तरीके से ना मतलब कि भाई साहब पेपर लीक की जो चीज़ है ना मतलब कि भाई साहब उस पेपर लीक को ना भाई साहब बहुत अच्छे तरीके से रखना पड़ता है भाई साहब संभाल के भाई साहब वो लीक ना हो जाए। तो भाई इसके लिए भाई साहब बहुत सारी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए भाई साहब कि भाई पेपर सिर्फ और सिर्फ मतलब कि उसी टाइम पे दिखाया जाए मतलब कि एस्पिरेंट्स को जब क्या बोलते हैं जब वो एग्ज़ाम हॉल में हो और भाई सिर्फ 1 मिनट पहले ही दिखाया जाए मतलब कि 1 मिनट पहले से दिया जाए तो भाई कितना सही है। ठीक है। 1 मिनट पहले ही सामने आया तो भाई कितना सही हो जाता। लेकिन भाई देखो हर चीज़ की अलग अलग नीति बनाई हुई है लेकिन भाई साहब हम उम्मीद करते हैं कि भाई जल्द से जल्द क्या बोलते हैं ये आए सामने। ठीक है। तो भाई
तो भाई बहुत सही रहेगा भारत के लिए कि भाई ये एग्ज़ामिनेशन वगैरह मतलब कि भाई अच्छे तरीके से हो जाए और भाई जो मेहनती हैं वो परीक्षा में मतलब कि भाई आगे आएँ और भाई अच्छे तरीके से उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोज़ बनाते हैं। तो बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।